नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार हैं जो एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स ऋषिकेश में और एक जाने माने पब्लिक हेल्थ फिगर हैं और लीडर हैं फैमिली मेडिसिन, प्राइमरी केयर, कम्युनिटी हेल्थ में। और आपसे हम बातचीत करेंगे इन सारी जो डोमेन्स जिनमें आपका एक्सपर्टीज़ है। तो सबसे पहले डॉक्टर संतोष, आप बताएं कि आप कहाँ से हैं, आपने MBBS कहाँ से किया और आपके मन में डॉक्टर बनने का सपना कैसे आया? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और डॉक्टर रमन का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलने की इजाज़त दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद में अपने आप में बहुत बड़े फिगर हैं। मैंने MBBS GSB मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया और उसके बाद जब MBBS करते थे तो एक क्लिनिशियन की मरीज कैसे ठीक हो और मरीज के हर एक डायमेंशन डालने की बहुत अच्छी इच्छा थी। उसके बाद मैंने MD कम्युनिटी मेडिसिन से किया BHU से, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU। मैं उत्तराखंड का ही रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में अल्मोड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर, जहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा नीड रहती है स्वास्थ्य को के संबंध में, या उनके जो सामाजिक स्तर है और उनका जो शारीरिक, मानसिक और जितने भी ये एक अवस्था होती है स्वास्थ्य को, इसके लिए मैंने देखा कि उनको इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरतें हैं। और डिफ़िकल्ट टेरेन्स होने के बाद भी वहाँ पर स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ से एक इच्छा हुई कि क्यों न चिकित्सक बना जाए। और अभी मैं एम्स ऋषिकेश में एज ए एडिशनल प्रोफेसर हूँ। आपने जब MBBS किया तो आपने फिर डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ट्राई किया, PG एंट्रेंस के लिए, या फिर आपने कहीं जॉब की और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपने क्या डायरेक्ट एम्स ज्वाइन कर लिया, या आपका क्या करते रहे, आपकी यात्रा कैसे रही इस बीच में? जी, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद MBBS के बाद तैयारी की और तैयारी करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट किया। और पहले जब हमने तैयारी की तो हमारे दिल में था कि हम कार्डियोलॉजिस्ट बनेंगे और या फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन बनेंगे। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो उसमें हमें कम्युनिटी मेडिसिन मिला और हमें ऑब्स एंड गायनी भी मिल रहा था। लेकिन ऑब्स एंड गायनी में जैसे लोगों ने कुछ अलग तरीके से बात की, क्योंकि इतना प्रचलित नहीं था उस टाइम पे। तो हमने जब कम्युनिटी मेडिसिन लिया तो हमें लगा कि ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है कि कैसे इसमें लोगों की सेवा होगी। और लेकिन हमने शुरुआत की, उस चीज़ को जाना, उस चीज़ को समझा कि कम्युनिटी मेडिसिन, मेडिसिन इन कम्युनिटी, इसका मतलब ये मौका अच्छा है कि इसको यूटिलाइज किया जाए। हालांकि लोग मेरी बात से सहमत नहीं थे। और उसके बाद फिर हमने किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि श्रीनगर गढ़वाल है उत्तराखंड में, वहाँ हम गए। देखिए, जैसे आप कहते हैं और आपने मेरे से पूछा कि आपको कुछ अलग अगर करना है, अगर अपने दिल की करनी है कि आप किसी चीज़ के लिए आपने सोच रखा है, तो अगर आप सोचेंगे तो कर लेंगे। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। मैंने ये डिसाइड किया था स्टार्टिंग से ही कि कम्युनिटी मेडिसिन को मेडिसिन इन कम्युनिटी करके ही ले जाना है। और मैं कम्युनिटी में गया और वहाँ पर मेडिसिन की। आपने जब कम्युनिटी में वहाँ पे ये नए मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया तो आपसे जब बातचीत हो रही थी तो आपने बताया था कि वहाँ पे आपने कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर था या रिमोट सेंटर था मेडिकल का जो डिसफंक्शनल था, तो आपने कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और मुझे अच्छा भी लग रहा है ये बताते हुए कि जब मुझे वहाँ के प्रिंसिपल ने बात की थी कि आप यहाँ पर आना चाहते हैं, तो मैंने यही कहा था कि देखिए, मैं यही करूँगा, मेडिसिन इन कम्युनिटी। अगर मुझे आपको एक्सेप्ट है तो आप बताइए, तभी मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे कम्युनिटी के अंदर जाना है। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने एक छोटा सा सेंटर था जिसमें वो पानी टपकता था ऊपर से, और कहा कि वहाँ चले जाओ, वहाँ 2 स्टाफ दिए हुए थे। ये कहाँ की बात है? ये है गढ़वाल में मेडिकल कॉलेज था। उन्होंने जगह है ये श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड में ही है, एक जगह है। तो वहाँ पे एक छोटा सा मुझे सेंटर दे दिया गया कि ठीक है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उस प्रिंसिपल साहब का भी, उस समय जो हेड थे। लेकिन आप कर्मठता से अगर काम करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो हमें जब पहले दिन गए थे तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ 1-2 कुत्ते और भैंस वगैरह सब लेटी हुई थी। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने उसको अपने हाथ से लाठी से भगाया हुआ था उसके, कि जाओ उधर। तो मेरे पास 2 स्टाफ थे, मैंने उसको बढ़ा के 3 किया। और 3 करने के बाद हमने कहा नहीं, यहाँ बैठ के काम नहीं चलेगा। और मेरे बगल में ही एक हॉस्पिटल था, संयुक्त अस्पताल था। वहाँ पे पीडियाट्रिशियन थे, वहाँ पे सर्जन थे, वहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट थे। तो मुझे बड़े फ्रस्ट्रेशन जैसा होने लगा कि मैं एक दिन 2-3 दिन ऐसे ही बैठा रहा वहाँ पे कि अब क्या होगा, अब तो कुछ यहाँ तो कौन आएगा मेरे पास, कोई आएगा ही नहीं। मैंने अपने 3 लोगों की टीम को उठाई
और मैं कम्युनिटी में चला गया और मैंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, उनके दर्द को जानना शुरू किया। तो मुझे ये लगा कि अभी भी कुछ ऐसी ज़रूरत है जो कि पूरी नहीं हो रही लोगों की, और मैंने उस डिमांड को एड्रेस किया वहाँ पे। कौन सी ज़रूरतें ऐसी? वो ज़रूरतें ऐसी थी कि शायद उनकी बातों को, जो उनकी बीमारी है, जो उनके दर्द हैं, उनको कहीं ना कहीं या तो सुना नहीं जा रहा था अच्छे से। केवल एक ट्रीटमेंट बेस चल रहा था कि पेट में दर्द हुआ, अस्पताल के दवाई लेके सीधे आ गए। तो मुझे लगा कि नहीं, सेटिस्फाइड नहीं है मरीज़, और लोग भी मान लिया था उन्होंने कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, क्योंकि 4 बार अस्पताल गए, नहीं ठीक हुए। तो लोगों को मैंने जब हेल्थ कैंप लगाना शुरू किया, वहाँ पर लोगों से बातचीत करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि लोगों को अच्छा लगने लगा। बहुत सारे युवा थे जो कि सिर्फ इसलिए पड़ गए थे बिस्तर पे कि शायद वो ठीक नहीं हो पाएंगे। तो उनसे बातचीत किया और उनको अप्रोप्रिएट जो उनको नीड थी, जो उनको मेडिसिन की ज़रूरत थी, वो उनको दिया गया, उनको डायग्नोज किया गया, जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर कहते हैं। वो कॉम्प्रिहेंसिव किया गया था, मतलब उनका सोशल स्टेटस, उसका मेंटल स्टेटस, उसका फिजिकल, उसका स्पिरिचुअल। तो ये सब चीज़ें अगर जब हमने देखी तो मुझे लगा कि अब लोग जुड़ रहे हैं, और ये कारवां चलते गया। और ये आपको विश्वास नहीं होगा कि ये विदिन 6 मंथ में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे यहाँ आए, तो उन्होंने कहा यहाँ की ओपीडी उस समय पहले 150 थी, और उसके बाद 6 या 7 महीने के अंदर 300 ओपीडी वहाँ पर पहुँची। तो प्रिंसिपल साहब खुद आए, कहा कि आपको क्या चाहिए, और ऐसे ये कैसे हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं सर, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई ट्रीटमेंट, कोई मतलब इंटरवेंशन नहीं, सिर्फ पेशेंट मैनेजमेंट, प्राइमरी केयर मैनेजमेंट, पेशेंट का कंसल्टेशंस, जो हम कहते हैं कि एक उनको सुना जाए, उनको जो उनके डायमेंशन ऑफ हेल्थ को है उसको एड्रेस किया जाए, और डोर स्टेप केयर तक हम उनके साथ रहें, होम टू हॉस्पिटल टू होम केयर। इससे एक फ़र्क पड़ा। ये वहाँ से जो आप मेडिकल कॉलेज में थे, फिर एम्स की ओर कैसे बढ़े? इसके बाद एम्स का आया। एक्चुअली हम जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि कम्युनिटी ने हमें इतना एक्सेप्ट किया था वहाँ पे, और आज भी जब मैं वहाँ जाता हूँ तो आज भी वहाँ के मरीज़ मेरे पास आते हैं, आज भी वो लोग नहीं भूले हैं। और वो सेंटर आज भले ही नहीं है, लेकिन वहाँ की यादें बहुत ज़रूरी है। तो कम्युनिटी ने खुद हमें ये दिया, और फिर मैंने फैमिलीज़ को पहचानना शुरू किया कि फैमिली में कितनी अच्छी ताकत है। एम्स का इंटरव्यू हुआ और हम सक्सेस हो गए। बहुत बड़ी ऐसी कोई खुशी जैसी नहीं थी, क्योंकि मैं खुश था, क्योंकि लोग मेरे से साथ जुड़ गए थे। लोग अपने आप देखे जाते थे मुझे, बड़ा अच्छी चीज़ें। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो वो जो सुख मैंने वहाँ प्राप्त किया, जो लोगों को, मैं जितने भी दर्शक उनको बताना चाहता हूँ कि आप कुछ भी करें, प्राइमरी केयर को कभी ना छोड़ें। नो केयर विदाउट प्राइमरी केयर, क्योंकि प्राइमरी केयर से लोगों का आप दिल जीत सकते हैं, और वो दिल हमने जीता। एम्स कब ज्वाइन किया आपने? एम्स हमने 2016 में ज्वाइन किया। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी कुछ शर्तें वहाँ पे भी यही थी कि मुझे यहाँ पर एक प्राइमरी केयर और फैमिली मेडिसिन, एक ओपीडी चलाऊंगा तो मैं। ये जो नए एम्स हैं, जितने भी दिल्ली के बाद बने प्रधानमंत्री योजना में, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड फैमिली मेडिसिन के नाम से डिपार्टमेंट चलता है शुरू से ही सारे एम्स में, नए एम्स जो बने। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि डिपार्टमेंट की क्या मतलब इसमें कल्पना थी, क्या इसका कॉन्सेप्ट था, और इसमें क्या होता है? कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, देखिए सर, मुझे ये लगता है, और शायद एक कंसेप्ट गवर्नमेंट का भी था, कि कम्युनिटी का एक छोटी यूनिट होती है फैमिली, और फैमिली से ही कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से फिर एक सोसाइटी बनती है। तो कम्युनिटी मेडिसिन कम्युनिटी की केयर करता है, फील्ड में उसके सेंटर्स होते हैं। तो मुझे लगता था कि जो कम्युनिटी मेडिसिन है, और शायद गवर्नमेंट को भी ये लगा कि कम्युनिटी मेडिसिन एक है जो कि फैमिली मेडिसिन को भी अपलिफ्ट कर सकता है। और फैमिली मेडिसिन एक, हम कहते हैं कि ये नया है, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन इस काम को इनडायरेक्ट फॉर्म में करता था, जो कि कम्युनिटी के अंदर जाए, फैमिली से इंटरेक्ट करना। बट ये कहीं ना कहीं पैसिव रह गया, ये एक्टिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना था। इसको कहीं ना कहीं कुछ एक रह गए कि प्राइमरी केयर लिंक नहीं हो पाया। बट ये मैं जरूर मानता हूँ कि कम्युनिटी की यूनिट एक फैमिली है। अच्छा, आपके बारे में ये थोड़ा सा आप बताएं कि जो कम्युनिटी मेडिसिन आपने बोला कि मेडिसिन इन कम्युनिटी है जी, लेकिन ऐसा हमने एक्सपीरियंस में या प्रैक्टिकली जो या परसेप्शन है इवन एमबीबीएस स्टूडेंट्स की, कि कम्युनिटी मेडिसिन पीएसएम में कोई इलाज नहीं होता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत कम जगह पे इलाज होता है, या डायरेक्टर
डॉक्टर जो उसमें काम करते हैं पेशेंट केयर में उसकी इन्वॉल्वमेंट कम है, ऐसा एक परसेप्शन सा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के बारे में, और आपका क्या इसके बारे में व्यू है? सर परसेप्शन तो क्रिएट किया जाता है सर, क्योंकि दूसरा अगर हमें कोई जज कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार तो हैं ही। मतलब अगर मैं क्लिनिशियन हूँ और मैं मरीज देख रहा हूँ तो लोग मुझसे कहेंगे कि आप क्लिनिशियन हैं, अगर मैं नहीं हूँ तो नहीं कहेंगे। तो ये परसेप्शन तो क्रिएट किया जाता है। तो बहुत सारे जगहों पर ऐसे जैसे CMC वेलोर है, वहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन का अपना खुद का हॉस्पिटल है। एम्स न्यू दिल्ली है, उनका एक बहुत बड़ा मॉडल है। तो कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राइमरी केयर भी कर रहे हैं, फैमिली केयर भी कर रहे हैं, फैमिली मेडिसिन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगहों पे लोग नहीं कर रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि लोग कर रहे हैं और प्राइमरी केयर को छोड़े नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ताकत है। ये बताइए कि फैमिली मेडिसिन एक जो अलग डिसिप्लिन का मूवमेंट चल रहा है, इससे कैसे आपका इंट्रोडक्शन हुआ? फैमिली मेडिसिन तो मुझे लगता है कि मैं कर ही रहा था, तो एनर्जी को मैच करता है। तो मुझे जब मैं एम्स में आया तो मुझे लोग मिले, इसके फाउंडर जो प्रेसिडेंट ने वो लोग मिले। शायद मुझे लग रहा है कि मेरी ही जो कुछ छोटे मोटे में काम करता था वो कहीं तक लोगों तक पहुंचा। और जब पहली बार मैंने फैमिली मेडिसिन नाम सुना, मैं आपको सही बताऊं तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए नया नहीं है, ये मैं कर ही रहा हूँ इसको। तो अभी भी मैं कहता हूँ कि फैमिली में जाके कोई काम करे और स्किल आना चाहिए आपको, चाहे वो कम्युनिटी मेडिसिन है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन है। कौन से स्किल आने चाहिए जो नॉर्मली? पेशेंट केयर। पेशेंट केयर मतलब क्लिनिकल केयर की बात कर रहे हैं? पेशेंट केयर का मैं बात कर रहा हूँ सर। उसको सर दर्द होगा तो पहले तो आपको रिलीफ देना ही पड़ेगा उसको, सिम्टम तो उसके सबसाइड होंगे। क्योंकि मैंने अभी भी पहले कहा कि नो केयर विदाउट प्राइमरी केयर। तो क्लिनिकल केयर आपको स्किल्स तो आनी होगी, भले ही आप पब्लिक पॉलिसी में जाइए, भले ही आप रिसर्च करें, लेकिन बिना प्राइमरी केयर स्किल्स के, क्लिनिकल स्किल्स एंड इन द कम्युनिटी, मुझे लगता है जो आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च भी इतनी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे, जैसे आपने सरदर्द का नाम लिया, तो सरदर्द तो जैसे मैं एज ए ले पर्सन सोचूं तो ये तो न्यूरोलॉजी की प्रॉब्लम है। जी जी। तो आप मतलब प्राइमरी केयर में और मतलब कम्युनिटी मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन में सरदर्द का क्या रोल है? नहीं सर, ये मतलब सरदर्द हो रहा तो मतलब आप क्या करेंगे उसमें? तो सरदर्द है, क्योंकि जो सरदर्द होता है इसको हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती कि डायरेक्टली वो न्यूरोलॉजी के पास जाए। यहीं पर प्राइमरी केयर को समझना बहुत ज़रूरी है। और प्राइमरी केयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फर्स्ट कॉन्टैक्ट, कि आपसे पहले वो कॉन्टैक्ट करेगा। जब आपसे पहले कॉन्टैक्ट करेगा तो न्यूरोलॉजी के पास जाएगा, क्योंकि न्यूरोलॉजी इतना बड़ा 15 साल पढ़ा हुआ है, बहुत उसको वो सर दर्द की बहुत बारीकी को देखेगा, वो अंदर तक जाएगा, वो न्यूरॉन के अंदर जाएगा। हो सकता है आपको CT और MRI के लिए बोले, बट प्राइमरी केयर फिजिशियन उसके घर की परिस्थिति देखेगा, उसके घर के माहौल को देखेगा, सर दर्द के डायग्नोसिस अपने दिमाग में रखेगा कि कौन कौन सा हो सकता है, उसको प्राइमरी केयर से लेते हुए जाएगा कि उसके सर दर्द का कारण टेंशन तो नहीं है, उसको माइग्रेन तो नहीं है, उसको क्या कभी कोई ट्रॉमा हुआ था, क्या इसको कोई साइकोसोमेटिक सिम्टम तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो सर बहुत सारे ऐसे भी कारण होते हैं, जैसे कि शुगर हाई होना, शुगर सर दर्द होता है, शुगर बीपी हाई होता है, बीपी हाई होता है, उसमें भी हल्का सा सर दर्द होता है, उसमें सर दर्द होता है, बुखार में सर दर्द होता है। आपने उस व्यक्ति को सर दर्द का कारण बता के ना उसका सर दर्द ठीक कर दिया। फैमिली में जा रहे हैं आप, कार्डियोलॉजिस्ट फैमिली में नहीं जाता। मतलब तो ज्यादातर सर दर्द तो आप ही ठीक करते हैं, तो फिर न्यूरो वाले क्या करेंगे? मैं सर अभी सबसे ज़्यादा सर दर्द ठीक करने का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, न्यूरोलॉजिस्ट इससे खुश रहता है। न्यूरोलॉजिस्ट ये कहता है कि कम से कम आप हमारे पास स्क्रीन करके अगर आप ऐसे भेजें तो कॉम्प्लिकेटेड सर दर्द है, जैसे कोई ब्रेन ट्यूमर से हो रहा है, या कुछ जो है ऐसे सर दर्द हैं कि जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, हाँ, और जैसे कि बहुत सारे माइग्रेन से इंड्यूस एपिलेप्सी जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और बेसिक चीज़ें आप जब ठीक कर सकते हैं तो मरीज क्यों परेशान करें हम उसको। थोड़ी सी बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। डायबिटीज़ हम कहते हैं कि वर्ल्ड कैपिटल है इंडिया, ऐसे ही हाइपरटेंशन है, सारे NCDs हैं जिसमें इंडिया में बताया जा रहा है कि एक डुअल एपिडेमिक है, इन्फेक्शियस डिजीज़ का भी, NCD का भी है। तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग में भी क्या प्राइमरी केयर का रोल है, या ये भी मतलब कि आप डायबिटीज़ देखें तो वो एंडोक्राइन का है, और ये हाइपरटेंशन, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है पब्लिक प्रॉब्लम की या एक पेशेंट की प्रॉब्लम की, वो कितनी वाटर टाइट होनी चाहिए, और इसका प्राइमरी केयर में कैसे, इसका क्या इंटरवेंशन है? सर, जो हेल्थ केयर पिरामिड को अगर हम देखें ऐसा, तो उसका जो ब्रॉडर पार्ट है नीचे, मतलब एक पिरामिड ऐसे बनता है एक, तो इसमें
एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हम ये नहीं कह रहे कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं चाहिए, डायबिटोलॉजिस्ट वो चाहिए हमें, लेकिन उनके पास आदमी तब जाता है जब डायबिटीज किसी लेवल को क्रॉस कर जाता है। क्योंकि हम जो हमारा जो एक सोचना है साइकोलॉजिकल, जो हम लोगों का, जब तक पेन नहीं होता तब तक हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। बात यह है कि पेन होता कितने लोगों को है, जब डायबिटीज कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तब उसको हल्का सा सिम्टम आएगा, हाइपरटेंसिव कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, रीनल फेलियर में जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि मेरा इडेमा हो रहा है। और ये जो है केवल 3% या 2-3% जो लोग होते हैं जिनको कि कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जो है उनके लिए टर्सरी केयर की जरूरत है। अब मुझे सर ये बताइए, जो 80% लोग जिनको पता ही नहीं कि मुझे डायबिटीज भी है नहीं है, जिनको यही पता नहीं कि मुझे हाइपरटेंशन में है नहीं, वो हंस रहे हैं प्री पैथोजेनेसिस स्टेज में, उनको कौन देखेगा? अगर मैं कहूँ इसको ऐसे कि ज़्यादातर जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं वो अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन को भी दिखा के ठीक हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंडीशन है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो जब तक उनका फैमिली फिजिशियन को रेफर नहीं करे, उनको ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे एंडोक्राइन या। सर अगर मैं कह रहा हूँ किसी को जुकाम आता है, जुकाम जब लगेगा तो वो अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास ही जाएगा, अपने फैमिली मेडिसिन वाले के पास ही, फैमिली केयर जो फिजिशियन वो जाएगा। तो जब वही देखेगा उसका ब्लड प्रेशर, वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो जाएगा नहीं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास तो जाएगा नहीं। तो जो स्क्रीनिंग है, जो फैमिली बेस्ड कनेक्शन है, ये केवल प्राइमरी केयर फिजिशियन ही कर सकता है। ये थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट बेस में रहता है कि जैसे अब एंडोक्राइन है फॉर एग्जांपल, तो डायबिटीज़ एंडोक्राइन देखेगा तो प्राइमरी केयर में क्या वही क्वालिटी आ सकती है? सर मैं बता रहा हूँ, मैं खुद मैंने एक मॉडल एंडोक्राइन देगा, एविडेंस बेस्ड है वैसे तो, ट्रीटमेंट सारे प्रोटोकॉल बेस्ड हैं कि ट्रीटमेंट का डायग्नोसिस किस लेवल पे होगा, किस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से होगा, इलाज का भी सारे गाइडलाइंस हैं, उसी के अनुसार इलाज होता है पूरी दुनिया में, चाहे वो मायो क्लिनिक में होता हो, एम्स में होता हो, वेलोर में होता हो। लेकिन फिर भी एक परसेप्शन है कि जो मतलब जो एंडोक्राइन या कोई डीएम है या किसी बड़े अस्पताल में उसका इलाज अलग तरीके से होगा। एक्सपर्टीज के मामले में थोड़ा सा ये आप सर अगर ऐसा होगा तो मैं तो कहूँगा कि तो फिर 80% डायबिटीज़ कभी ठीक नहीं हो पाएगा सर, 80% हाइपरटेंशन ठीक नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि क्लिनिक उन लोगों के पास जो स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे वो कॉम्प्लिकेटेड लोग जाएंगे, वहाँ पर मैं जानता हूँ उनकी स्पेशलिटी है और उनका ट्रीटमेंट रेजिम अलग अलग है। लेकिन इसको बढ़ने से और प्राइमरी स्टेज पे अगर इनको रोकना होगा तो फिर उसके लिए प्राइमरी केयर फिजिशियन चाहिए। और एक होता है ट्रीट करना और एक होता है सर प्री पैथोजेनेसिस स्टेज में ही डिजीज को रोकना, और ये प्राइमरी केयर फिजिशियन अच्छे से कर सकता है। मैं आपको बताऊं सर, मैंने खुद मॉडल क्रिएट किए हुए हैं। एक मेरा कम्युनिटी होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस मॉडल है, जो कि कम्युनिटी में जाके उनका फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड एक फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट के लिए एक मॉडल हमने बनाया हुआ है, जिसका नाम मैंने अभी शुरुआत भी किया, परिवर्तन नाम का एक मॉडल बनाया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि कम्युनिटी में जाके हमने कुछ फैमिली अडॉप्ट की हुई है और उनका स्क्रीन करते हैं, उनका हम ब्लड प्रेशर देख रहे हैं। आपको विश्वास नहीं आएगा सर, हमने इतने सारे लोगों का हमने ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन स्क्रीन कर लिया जी, लोगों को पता ही नहीं था, एंड वी हैव प्रिवेंटेड द कॉम्प्लिकेशंस। सर एम्स की तरफ वापस आते हैं। एम्स की तरफ वापस ना जाओ सर। और आपने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया पिछले साल 2024 में, FMPC नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फैमिली मेडिसिन प्राइमरी केयर, जिसमें बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स पूरे देश के डेलीगेट्स आए, पोस्ट ग्रेजुएट्स आए। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और उससे फैमिली मेडिसिन या प्राइमरी केयर की बात कैसे आगे बढ़ी? सर उस कॉन्फ्रेंस से मैंने एक ही चीज़ सीखी कि एडवोकेसी में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप एडवोकेसी करेंगे किसी भी चीज़ की तो वो बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। एडवोकेसी किसी भी चीज़ की क्यों करें हम, किसी अच्छी चीज़ की? यस, और आज के टाइम में, आज के कंटेक्स्ट में एडवोकेसी अगर करनी है तो प्राइमरी केयर की एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइमरी केयर मैं ये कहूँगा कि उतना ज़्यादा सक्सेसफुल और उतना स्ट्रेंथन नहीं है जितना इसको होना चाहिए। इसके बारे में लोगों की समझ या जो सिस्टम में जो हो रहा है वो क्या सफिशिएंट अभी ये समझ शायद लोग मिस कर रहे हैं इसको, और प्राइमरी केयर को न समझते हुए सुपर स्पेशलिटी की तरफ लोगों का रुख है, और जो कि अगर हम ये करेंगे तो कहीं इम्बैलेंस हो रहा है पब्लिक हेल्थ सिस्टम। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज से कैसे लिंक्ड है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए प्राइमरी केयर एक बैकबोन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की। प्राइमरी केयर में मैंने पहले भी बताया कि जो ब्रॉडर पार्ट ऑफ पिरामिड है, जो बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है, उसको प्राइमरी केयर की ज़रूरत है। तो एक लीडिंग पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट माने जाते हैं पूरे इंडिया में। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे जर्मनी में भी या इंग्लैंड के बारे में हम पढ़ते हैं, वहाँ भी कॉलेरा था, टीबी था,
वहाँ तो नेशनल प्रोग्राम नहीं चलाया गया, फिर वहाँ कॉलरा टीबी कैसे ख़त्म हुआ? सर वहाँ कॉलरा टीबी इसलिए ख़त्म हुआ क्योंकि वहाँ पर फैमिली फिजिशियंस एक सिस्टम डेवलप है, जहाँ फैमिली के अंदर अगर जरा लड़ाई भी होती है ना, तो वो अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को और अपने टेंशन को लेकर अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं। फैमिली फिजिशियन बीमारी को आगे बढ़ने ही नहीं देता, ट्रांसमिट होने ही नहीं देता। थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी लाएं कि ये जो दो तरह के जो प्राइमरी हेल्थ केयर तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो दो तरह का अप्रोच है, जैसे ये वेस्टर्न डेवलप कंट्रीज़ में है जहाँ कोई प्रोग्राम नहीं चलाते हो, जैसे इंडिया में तो 36 प्रोग्राम हैं जो कि हर डिजीज़ बेस्ड वर्टिकल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसको हम सेलेक्टिव प्राइमरी केयर बोलते हैं। और एक होता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसको हम प्राइमरी केयर में एड्रेस करते हैं, उसको कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी केयर करते हैं, जो आप बता रहे हैं कि इंग्लैंड में या उसमें फैमिली फिजिशियन के थ्रू करते हैं। और एक जो प्रोग्राम है उसमें आप प्रोग्राम्स के थ्रू करते हैं, प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं। तो अब इंडिया जिस स्टेज में है, जैसे हमारी इकॉनमी है, जैसी पॉपुलेशन है, और जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, एक सोच बन रही है विकास की, तो उसमें अब हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए? देखिए सर, इंडिया एक ह्यूज हमारे एक पॉपुलेशन है और धीरे धीरे हमारे माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कंट्री में प्रोग्राम जो चल रहे हैं उनकी भी ज़रूरत है एक सेट पॉपुलेशन के लिए, बट उस प्रोग्राम को प्राइमरी केयर के थ्रू लिंक करना बहुत ज़रूरी है। जो प्राइमरी केयर स्किल और अप्रोच है उस प्रोग्राम के अंदर इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। अगर टीबी का प्रोग्राम है तो टीबी के पेशेंट्स को क्लिनिकल केयर और उसको कॉम्प्रिहेंसिव केयर एट द डोर स्टेप मिले। अब जैसे कोविड का टाइम लें जी, तो डॉट्स के सेंटर चलते हैं, इस पर एक फंडिंग है, इस पर एक मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स का पूरा कमिटमेंट है। तो टीबी का एस्पिरेशन भी है कि इसको हमको एलिमिनेट करना है, एरेडिकेट करना है। लेकिन जब कोविड वाला टाइम आया तो हमने देखा कि डॉट्स के सेंटर पर ना ब्रोंकियल अस्थमा ट्रीट कर सकते हैं, ना कोविड ट्रीट कर सकते हैं, ना ही आप निमोनिया ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो तो डॉट्स पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो बस टीबी का काम होता है। हाँ, इसीलिए ये इसीलिए हम कह रहे हैं सर कि एक प्राइमरी केयर फिजिशियन और फैमिली फिजिशियन की अभी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि पूरी फैमिली को कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे। अगर उसको हेड टू टो और पूरी फैमिली को दे और हेड टू टो दे, तो उससे क्या है, कम से कम बहुत सारे डिजीज प्राइमरी स्टेज पे ही प्रिवेंट हो जाएंगे। एंड प्राइमरी स्टेज पे प्रिवेंट हो गए तो कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाएगा, डिजीज ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। चलिए अब थोड़ा सा बताएं कि कुछ नए एम्स में अब एमडी फैमिली मेडिसिन का प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताएं कि ये क्या इनिशिएटिव है और इसमें आपका क्या रोल है? अभी एम्स 5 या 6 एम्स में अभी फैमिली मेडिसिन कौन-कौन से शुरू हो गया है, जिसमें एम्स ऋषिकेश है, एम्स जोधपुर है और एम्स गुवाहाटी बहुत जल्दी शुरू करने वाला है फैमिली मेडिसिन, एम्स जम्मू में शुरू हो गया है। तो ऐसे काफ़ी एम्स हैं और ये बड़ा अच्छी शुरुआत है कि कोई सिस्टम ऐसे हो हमारे पास जो कि प्राइमरी केयर की तरफ उसका रुख बने, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में एक डॉक्टर हमें ऐसे चाहिए जो कि फैमिली के अंदर जा सके, फैमिली में जा सके और फैमिली को समझ सके। तो फैमिली सेंट्रिक केयर की आज ज़रूरत है, तभी शायद हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जितनी जो बीमारियां अभी आ रही है, जैसे आपने कोविड का नाम दिया, इसमें हमारे प्राइमरी केयर फिजिशियन की बहुत बड़ी भूमिका है। चलिए डॉक्टर संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके एंथुजियाज़म से हमें ये विश्वास होता है कि देश का भविष्य उज्ज्वल है। आपके जैसे युवा जो इंटेलेक्चुअल हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि समस्याओं का समाधान कैसे हो। ज़्यादातर तो यही हमें चैलेंजिंग लगता है कि सोच भी जल्दी नहीं आती है, आपके अंदर ये सोच है, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। आपका भविष्य उज्ज्वल हो और आप जिस मिशन को लेके चल रहे हैं वो आगे लेके आप बढ़ें और सफल हों। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।